कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन भाई शुरू में हम बात करते हैं। हम बात करेंगे कि सेशन क्या होता है और सीटिंग क्या होती है। तो लिखिए सेशन और सीटिंग में क्या फ़र्क होता है। आप जो है सुनते हैं, जैसे पार्लियामेंट की बैठक चल रही है तो आप सुनेंगे कि भाई जो है सीटिंग आप सुनेंगे और सेशन सुनेंगे। ये सीटिंग क्या होती है और सेशन क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, सेशन के अंदर और सीटिंग के अंदर जो है भाई फ़र्क क्या होता है। ठीक है, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। ठीक है, पूरे साल के अंदर जो है 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। एक सेशन को बोलते हैं बजट सेशन, बजट सेशन। एक को बोलते हैं मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन। और एक को हम बोलते हैं विंटर सेशन, विंटर सेशन। ठीक है, बजट सेशन में बजट पेश किया जाता है और बजट पे डिस्कस होता है। मॉनसून सेशन के अंदर जो है मॉनसून के टाइम पे सेशन बुलाया जाता है। और विंटर सेशन जो है ये सर्दियों में होता है। जैसे अभी 1 फरवरी को जो है बजट आएगा देश के अंदर, तो 1 फरवरी को जो है बजट सेशन का जो है वो आगाज़ होगा। ठीक है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है भाई, 3 सेशन होते हैं। ठीक, हमारे संविधान के अंदर जो ये साफ साफ लिखा है कि 2 सेशन के बीच में जो है 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक सेशन जो है जनवरी में हुआ तो अगला सेशन जो है 6 महीने के अंदर जो शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो 2 सेशन के बीच में जो है वो 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिख सकते हो आप यहाँ पे स्टार बना के कि मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ। 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ। 2 सेशन के बीच में जो है वो गैप 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है। ठीक है, अगर मान लो भाई आप HCS का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, वहाँ भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो है कि ये चीज़ संविधान में लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है, या जो है UPSC में कई बार पूछते हैं भाई जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो ये संविधान में लिखा है, साफ साफ लिखा है। ठीक है भाई, अगला फिर हम बात करते हैं सीटिंग क्या होती है। सीटिंग क्या होती है, ये होता है सेशन। करीब करीब 3 सेशन होते हैं हमारे पूरे साल के अंदर। और बजट सेशन के अंदर जो है लगातार पार्लियामेंट जो है 2-2.5 महीने बैठती है। मॉनसून सेशन के अंदर जो है करीब 2 महीने बैठती है। विंटर सेशन के अंदर जो है करीब 1.5-2 महीने बैठती है। टाइम फिक्स नहीं है ये, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी जो है जल्दी उठ जाती है। मतलब हंगामा होता है तो विंटर सेशन जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, 6 महीने में बैठना जरूरी है। ठीक है भाई, मान लो ये बैठी है बजट सेशन में बैठी हुई है, मॉर्निंग में बैठ गए। मान लो मॉर्निंग में जो है पार्लियामेंट शुरू हुई, मान लो जो है इमेजिन करो कि भाई 11 बजे जो है पार्लियामेंट की बैठक शुरू होती है और 12 बजे तक 1 बजे तक पार्लियामेंट की बैठक चली और फिर जो है सदन में हंगामा शुरू हो गया। ठीक है, आप देखते हो भाई जो चिल्लाते हैं, तो जो स्पीकर थे उन्होंने हाउस को एडजर्न कर दिया जो है लंच के बाद तक। उन्होंने कहा कि भाई जो हाउस इज, ये बोलेंगे आप देखना टीवी में कि हाउस इज एडजर्न्ड टिल 3 PM। सदन को जो है 3 बजे तक जो है स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुई, मॉर्निंग में और इवनिंग में जब हाउस बैठा, इसको क्या बोलते हैं, सीटिंग बोलते हैं। ठीक है, जब हाउस मान लो पहले मॉर्निंग में बैठा और फिर लंच के बाद बैठा तो उसको क्या बोलते हैं, सीटिंग बोलते हैं। और जो 2-2.5 महीने की पूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो है मॉर्निंग में और इवनिंग में जो हाउस बैठता है उसको क्या बोलते हैं, सीटिंग बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर, सीटिंग के अंदर और सेशन के अंदर। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है भाई, अगला कंसेप्ट जो इन दोनों से रिलेटेड है, तो अगला आप हेडिंग डालिए अगला आप हेडिंग डालिए। अगला हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कि भाई जो है एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट। और भाई आपका जो है एक होता है प्रोरोगेशन, क्या होता है, प्रोरोगेशन। और एक आपका होता है डिसोल्यूशन, क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है।
एडजर्नमेंट जो होता है वो सीटिंग को टर्मिनेट करता है, सीटिंग को खत्म करता है, टर्मिनेट दी सीटिंग। जो बैठक को अगर खत्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा, एडजर्नमेंट करना पड़ेगा। प्रोरोगेशन जो होता है वो सेशन को टर्मिनेट करता है, खत्म करता है। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करता है, किसको, सेशन को खत्म करता है। और डिसोल्यूशन क्या करता है, डिसोल्यूशन जो 5 साल पूरे हो जाते हैं तो राष्ट्रपति जो है सदन को डिसोल्व कर देता है, पूरे जो है हाउस को डिसोल्व कर देता है और नई इलेक्शन में फिर जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डिसॉल्व्ड आफ्टर 5 ईयर बाय प्रेसिडेंट। तो भाई मान लो जो है मॉर्निंग में जो है 1 बजे तक सदन चला और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया तो सीटिंग को जो है टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो एडजर्नमेंट क्या करता है, सीटिंग को टर्मिनेट करता है। मान लो 1 बजे तक बैठक चली और हमको जो बैठक 3 बजे बुलानी है, ठीक, सीटिंग को टर्मिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एडजर्नमेंट करना पड़ेगा। तो आप जो है लोकसभा या राज्यसभा चैनल देखेंगे तो लिखा आएगा, जैसे ही हंगामा शुरू होता है तो टीवी पे लिखा आता है कि हाउस इज एडजर्न्ड टिल 5 PM या हाउस इज एडजर्न्ड टिल 2 PM। तो एडजर्नमेंट के जरिए क्या होता है, सीटिंग को खत्म किया जाता है, ठीक है। तो कौन जो है एडजर्नमेंट करता है, लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन, यही जो है क्या करते हैं, जो आपकी सीटिंग होती है उसको एडजर्न करते हैं। लिखो एडजर्नमेंट बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, एडजर्नमेंट बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो अगर जो हमारी बैठक चल रही है, सुबह बैठक चल रही है, 1 घंटे का गैप लेना है फिर बैठक बुलानी है तो क्या करना पड़ेगा, एडजर्नमेंट करना पड़ेगा। और कौन करेगा एडजर्नमेंट, चाहे तो स्पीकर करेगा लोकसभा का या राज्यसभा का चेयरमैन करेगा, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर। लोकसभा में जो मेन कुर्सी पे बैठता है उसको स्पीकर बोलते हैं और राज्यसभा में जो मेन कुर्सी पे बैठता है उसको क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो सेशन खत्म करना है, इमेजिन करो कि भाई बजट जो है फरवरी में जो है पेश किया गया और उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर वोट हुआ और जो है अब काम खत्म हो गया बजट का, पूरा का पूरा सेशन हमको खत्म करना है तो ये कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। ये किसने किया था, स्पीकर ने किया था, चेयरमैन ने किया था। अगर प्रोरोगेशन पूरा का पूरा सेशन अगर खत्म करना है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोरोगेशन बोलते हैं, ठीक है। लिखो बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ये करता है। और जब राष्ट्रपति ये करता है तो पूरा का पूरा सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर बजट सेशन अगर चल रहा है तो बजट सेशन जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन आपका जो है 5 साल के बाद जो है वो डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। मान लो भाई इमेजिन करो कि लोकसभा की 2019 में जो इलेक्शन हुए, ठीक है। अगले इलेक्शन कब होंगे, 2024 के अंदर होंगे। जैसे ही 2024 में जो है 5 साल हो जाएंगे लोकसभा को तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। नई इलेक्शन का फिर जो है ऐलान हो जाएगा, ठीक है। तो डिसोल्यूशन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कब करता है, 5 साल के बाद करता है, ठीक है भाई। या कभी कभी जो है प्रधानमंत्री के कहने पे जो है जल्दी भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो पता चल गया एडजर्नमेंट का, पता चल गया प्रोरोगेशन जो है सेशन को टर्मिनेट करता है, एडजर्नमेंट सीटिंग को टर्मिनेट करता है और डिसोल्यूशन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 5 साल के बाद, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, आगे बढ़े, ठीक है भाई। लिख लिया सारा। एक कंसेप्ट आता है भाई आपका, जो आपका एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कोरम क्या होता है, कोरम, कोरम क्या होता है बताओ, पता है किसी को कोरम क्या होता है? आपका जो है पार्लियामेंट में ये बार बार उठता है ये सवाल, कोरम क्या होता है? सदन को चलाने के लिए मिनिमम 1/10 मेंबर जो है होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कोई हम जो है मान लो 5 जो है पार्लियामेंट के मेंबर बैठे हैं और सदन चलने लगेगा, ठीक है। पार्लियामेंट के जितने टोटल मेंबर हैं उनका 1/10 होना जो है जरूरी है, तभी जो है सदन चलेगा, नहीं तो सदन क्या होगा, नहीं चलेगा, ठीक। उसको चीज़ को क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं, कोरम, ठीक है। हिंदी में भी कोरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
कोरम बोलते हैं। तो लिखो मिनिमम 1/10 मेंबर इज रिक्वायर्ड टू रन द हाउस। मिनिमम 1/10 मेंबर रिक्वायर्ड टू रन हाउस। सदन को चलाने के लिए जो है मिनिमम 1/10 मेंबर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट नहीं होते तो स्पीकर ये कहता है, जो है स्पीकर या चेयरमैन ये कहता है कि हाउस में जो है कोरम नहीं बना, इसलिए मैं जो हूँ हाउस को स्थगित कर रहा हूँ। ठीक है, कोरम बनने का इंतजार किया जाता है भाई। हाउस में जब भी कोरम बनेगा तभी जो है हाउस की कार्रवाई चलेगी। इमेजिन करो कि भाई जो है लोकसभा की बैठक चल रही है, ठीक है, या राज्यसभा की बैठक चल रही है, कांग्रेस वाले जो है या बीजेपी वाले उठ के चले गए, ठीक है, तो काफ़ी कम सदस्य रह गए। स्पीकर देखेगा या चेयरमैन देखेगा भाई कोरम नहीं बना, ठीक है, कोरम नहीं बना तो संवैधानिक तौर पे जो है चेयरमैन और स्पीकर को उसी टाइम हाउस को जो बंद कर देना चाहिए। जब तक कोरम नहीं बनेगा, जब तक सदन नहीं चलेगा। ठीक भाई, कोई डाउट इसके अंदर? हाउस के अंदर किस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? सदन के अंदर भाई केवल जो है हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग किया जा सकता है, हिंदी और इंग्लिश। जब हमारा संविधान बना तो ये उसके अंदर जो है प्रावधान डाला था कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है 15 साल के बाद जो है बंद कर दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, केवल हम 15 साल तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे, जिससे कि जो है जो हमारी जो है जो पीछे से जो प्रथा चली आ रही है, जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है, एकदम से रोक ना लगे, धीरे धीरे जो हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में भाई टकराव हुआ। साउथ इंडिया वाले बोले कि हिंदी हम पे मत थोपो, ठीक है, इसीलिए जो है सरकार ने, पार्लियामेंट ने कानून बनाया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, और 1963 में ये प्रावधान डाला कि इंग्लिश को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, अभी जो है इंग्लिश पे रोक नहीं लगाई जाएगी, इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाएगा। तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है वो पार्लियामेंट में हो सकता है, कि अपनी मातृभाषा या अपनी जो है मदर लैंग्वेज का भी जो है प्रयोग हो सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए। स्पीकर अगर या चेयरमैन अगर परमिशन देता है कि भाई आप जो है तमिल में, हरियाणवी में, इसमें अगर आप जो है बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी। हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये जो है दोनों की दोनों जो है पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, तो अब मेन हेडिंग डालिए अपनी जो है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन हमने बताई थी। अब हेडिंग डालिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। हेडिंग डालिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। वही पार्लियामेंट में क्या क्या होता है वो हम बात करेंगे। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। क्या भाई जो है पार्लियामेंट में, जैसे ही पार्लियामेंट बैठती है क्या होता है, ठीक है, ये इसके अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही जो है पार्लियामेंट की बैठक शुरू होती है तो एक क्वेश्चन आवर जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है क्वेश्चन आवर। पहले घंटे के अंदर जो है वो सवाल जवाब जो है वो किए जाते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन आवर। सबसे पहले क्या होता है? क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंबर जो है, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो दूसरे मेंबर से भी पूछ सकते हैं, या मिनिस्टर से जो है खासकर पूछते हैं कि भाई ये बताओ, जैसे जो है रोहतक से जो है किसी एमपी ने क्वेश्चन पूछा कि हमारे रोहतक में जो है रेलवे के ऊपर जो है एक ब्रिज बनना था, आपने 5 साल पहले जो है या 3 साल पहले डिक्लेयर किया था ब्रिज बनाना, अभी तक ये ब्रिज नहीं बना, इसका मेरे को कारण बताएं। ठीक है, कोई भी जो है एमपी जो है अपना क्वेश्चन पूछता है, किसी मिनिस्टर से पूछ सकता है या मेंबर से भी पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिटन भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। ठीक है, चाहे तो लिखित में क्वेश्चन दे दें या जो है या ओरली क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, तो पहले घंटे में क्या होता है? क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। तो लिखो क्वेश्चन आवर जो है करीब जो है आपका ये 11 से 12 बजे तक होता है। 11 AM से 12 PM तक जो है क्वेश्चन आवर आपका रहता है। क्वेश्चन आवर में जो है मेंबर आस्क करते हैं, मेंबर आस्क क्वेश्चन टू अदर मेंबर और मिनिस्टर, अदर मेंबर और मिनिस्टर से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जो है रिटन भी हो सकते हैं या आपके जो है ओरल भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के जो है आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके रिटन क्वेश्चन भी हो सकते हैं या आपके ओरल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक भाई, तो क्वेश्चन आवर 11 से 12 बजे तक होता है। मेंबर जो है क्वेश्चन आस्क करते हैं, मिनिस्टर से आस्क कर सकते हैं या जो है मेंबर जो हैं वो दूसरे मेंबर से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। क्वेश्चन रिटन भी हो सकते हैं या ओरल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आवर के बाद जो है 0 आवर शुरू होता है। क्वेश्चन आवर के बाद जो है वो 0 आवर शुरू होता है। क्वेश्चन आवर के बाद क्या शुरू होता है? 0 आवर शुरू होता है। 0 आवर जो है 12 बजे शुरू होता है संसद के अंदर। क्वेश्चन आवर के बाद जो है क्या शुरू होता है? 0 आवर शुरू होता है, 12 बजे ये शुरू होता है। और 0 आवर जो है एक इंडिया की इनोवेशन है। ठीक है, किसी देश में 0 आवर नहीं होता है, इंडिया के अंदर जो 0 आवर होता है, और ये किसी भी रूल में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये किस लिए बनाया कि भाई इस जो है टाइम के अंदर कोई भी मेंबर खड़ा होकर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आवर में आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही 0 आवर शुरू होता है तो कोई भी मेंबर खड़ा होकर कुछ भी किसी से भी पूछ सकता है। ठीक है, मोस्टली आपको हंगामा जो है जो संसद में होता है वो 0 आवर में देखने को मिलता है। 0 आवर में ना तो कोई लिमिट होती, ना कोई रूल होता। ठीक है, एक फ्री स्टाइल कुश्ती कह सकते हैं, जैसे हम अपने हरियाणा में होती है ना फ्री स्टाइल कुश्ती, भाई कोई किसी की आंख फोड़ो, किसी की टांग फोड़ो, दांत फोड़ो, तो कोई रोक टोक नहीं है। 0 आवर के अंदर आप कुछ भी जो है पूछ सकते हैं बिना किसी नोटिस के। ठीक है, इंडिया की इनोवेशन है, किसी और देश के अंदर ऐसा नहीं है। और 0 आवर जो है वो किसी रूल में भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो लिखो 0 आवर जो है मेंबर कैन आस्क एनीथिंग विदाउट एनी नोटिस। जो सदस्य जो हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं बिना किसी नोटिस के। मेंबर कैन आस्क एनीथिंग विदाउट एनी नोटिस। मेंबर कैन आस्क एनीथिंग विदाउट एनी नोटिस। मेंबर कैन आस्क एनीथिंग विदाउट एनी नोटिस। बिना किसी नोटिस के जो है मेंबर कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो 0 आवर होता है उसमें जो है ये इंडिया की इनोवेशन है, इट इज़ इंडियन इनोवेशन, भारत की जो है ये खोज है 0 आवर। और किसी देश में नहीं होता ऐसा जैसा भारत में होता है। संसद में कई बार जो है चप्पल जूते भी पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये रूल में मेंशन नहीं है, इट इज़ नॉट मेंशन इन रूल ऑफ प्रोसीजर। इट इज़ नॉट मेंशन इन रूल ऑफ प्रोसीजर। लोकसभा और राज्यसभा के रूल्स होते हैं जो स्पीकर और चेयरमैन जो है बनाते हैं, इनमें जो ये मेंशन नहीं है। इट इज़ नॉट मेंशन इन रूल ऑफ प्रोसीजर। रूल ऑफ प्रोसीजर में जो है ये मेंशन नहीं है। ठीक है भाई, तो आपका जो है ये एग्ज़ाम में आया है, एसएससी के एग्ज़ाम में CHSL में ही पूछा गया है आपका क्वेश्चन आवर के बारे में भी और 0 आवर के बारे में भी। ठीक है, ठीक भाई, क्वेश्चन आवर हो गया, 0 आवर हो गया। अगला हम बात करते हैं एडजर्नमेंट मोशन। लिखो एडजर्नमेंट मोशन। सदन में कुछ भी होता है तो मोशन और रिजोल्यूशन के जरिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हुई जो है स्पीकर का एकदम या चेयरमैन का कुछ भी मन कर गया करने को और वही काम जो है शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी होगा तो मोशन के जरिए होगा। मोशन का मतलब भाई जैसे कि भाई आपका इमेजिन करो कि किसी MP ने जो है ये कहा कि मुझे जो है फार्मर कानून के बारे में जो डिस्कस करना है। ठीक है, आज सदन में जो है केवल फार्मर कानून के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो स्पीकर ये पूछेगा बाकी मेंबर से कि भाई जो है फलाना मेंबर जो है सदन के ये कह रहे हैं कि जो है किसान कानून पे जो आज डिस्कस होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ जो बोलते हैं वो हाँ बोलो, ना जो बोलते हैं वो ना बोलो। ठीक है, मान लो हाँ ज़्यादा लोगों ने बोल दिया तो स्पीकर कहेगा भाई हाँ वाले ज़्यादा हैं, इसलिए आज जो है वो केवल जो है किसान कानून के बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, तो कुछ भी होता है वो मोशन के जरिए होता है या रिजोल्यूशन के जरिए। ठीक है, तो सारे मेंबर से पूछा जाता है कि भाई ये काम करा जाए या ना करा जाए। ठीक है, ऐसे ही जो है काम शुरू नहीं होता, तो बाकी मेंबर की एक बार राय ली जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मोशन और रिजोल्यूशन इसको हम बोलते हैं। इस तरह का एक मोशन होता है एडजर्नमेंट मोशन।
ठीक है। इस तरह का मोशन क्या होता है, एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। इमेजिन करो कि भाई जो है सदन चल रहा था, मान लो 1-2-1:30 बजे का टाइम है, सदन चल रहा था और तभी खबर आती है कि भाई एक रेलवे दुर्घटना हो गई है और रेलवे दुर्घटना में 150 आदमियों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। सदन चलते चलते न्यूज़ आती है टीवी पे कि भाई 150 आदमियों की मौत हो गई है रेलवे दुर्घटना में, ठीक है। तो अभी सदन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई जो है बाकी सारे काम को छोड़ के जो रेलवे की जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में जो है अभी डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। तो सारा का सारा काम छोड़ दिया जाता है, जो भी आज जो काम करना है, और बिल्कुल जो है जो काम जो है रेलवे जो दुर्घटना हुई उस पर जो है डिस्कशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो डिस्कशन वो शुरू करने के लिए किस तरह का मोशन चाहिए, एडजर्नमेंट मोशन चाहिए। एडजर्नमेंट का मतलब यही होता है भाई कोई चीज़ जो है वो स्थगित कर दी जाए और जो है कोई दूसरी चीज़ जो है वो शुरू की जाए, ठीक है। तो एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिए जो है 50 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए आपको। कैसे आएगा भाई, 50 मेंबर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, 50 मेंबर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। 50 मेंबर 50 जो है सदस्यों का आपको साइन चाहिए। शुरू में ऐसे नहीं भाई आपका मन कर गया एडजर्नमेंट मोशन लाने का तो आपने कह दिया कि भाई एडजर्नमेंट मोशन स्पीकर को लाया जाए, नहीं। स्पीकर को अगर वो जो है पेश करना है एडजर्नमेंट मोशन तो 50 पहले मेंबर का सिग्नेचर लो कि भाई जो है हमें ये तरह का एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं, हम जो है सदन को बंद करके ये चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। तो 50 मेंबर का सिग्नेचर लेके स्पीकर के पास आप पहुँच जाओ, ठीक है। स्पीकर के पास चले गए 50 मेंबर का सिग्नेचर लेने के बाद तो फिर स्पीकर बाकी लोगों से पूछेगा कि भाई जो ये फलाना आदमी हैं, ये मेंबर हैं, ये चाहते हैं कि भाई जो है हाउस में आज केवल और केवल जो है किसान कानून के बारे में डिस्कस होगा और जो बाकी कार्रवाई उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही बाकी मेंबर हाँ भरते हैं तो उसी चीज़ पे जो डिस्कशन शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एडजर्नमेंट मोशन के बारे में एक चीज़ और याद रखना, कैन ओनली कम इन लोकसभा, ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कैन ओनली कम इन लोकसभा, ओनली कम इन लोकसभा, केवल और केवल जो है एडजर्नमेंट मोशन लोकसभा में लाया जा सकता है। और क्यों लाया जाता है ये भी लिख लो, टू डिस्कस द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, टू डिस्कस द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई ऐसा मैटर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है उसको डिस्कस करने के लिए, टू डिस्कस द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई जो है इम्पोर्टेंट जो है नेशनल इवेंट को डिस्कस करने के लिए जो अभी अभी हुआ है उसको जो लिए जो है एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, ठीक है भाई। ये जो है ये भी लिख लो, ये सदन की नॉर्मल कार्रवाई को खत्म कर देता है। इट टर्मिनेट द ऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैंसल, आप लिख सकते हो इट कैंसल द नॉर्मल प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो सदन में नॉर्मल जो प्रक्रियाएं होती हैं वो ख़त्म कर देता है। कुछ भी हाउस में नहीं होता इसके बाद, और जो है वो जो इवेंट हुआ है अभी अभी करंट अफेयर का उसको जो है डिस्कस किया जाता है, ठीक है भाई। इस टर्मिनेट द ऑर्डिनरी जो है प्रोसीडिंग इन द हाउस, सदन के अंदर जो सामान्य जो गतिविधियां होती हैं उसको ख़त्म कर देता है और जो अभी अभी जो इवेंट हुआ है वो जो है डिस्कशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर? एक है आपका लिखो कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन। अब भाई इमेजिन करो कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं और अमित शाह जो है 2-3 साल पहले कुछ काम कहा था करने के लिए, ठीक है। उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के लिए कोई स्कीम लानी थी और वो स्कीम नहीं लाया अभी तक, तो मंत्री को याद दिलवाना कि भाई आपको वो काम करना है, ठीक है। उसके लिए किस तरह का मोशन आएगा, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। तो लिखो कॉलिंग अटेंशन मोशन किस लिए आता है, टू टेक, कॉलिंग अटेंशन मोशन में लिखो टू टेक अथॉरिटीव, टू टेक अथॉरिटीव मैसेज फ्रॉम मिनिस्टर, टू टेक अथॉरिटीव मैसेज फ्रॉम मिनिस्टर अबाउट एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अबाउट एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है।
किसी मंत्री से एक अथॉरिटी जो है मैसेज लेना कि भाई जो है वो जो आपने जम्मू कश्मीर में स्कीम जो चालू करवाई थी उसके बारे में अभी तक शुरू नहीं हुई, तो इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन हम लाएंगे। कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो इंडिया की इनोवेशन है, लिख सकते हो इट इज़ इंडियन इनोवेशन। भारत की जो इनोवेशन किसी दूसरे देश में ये नहीं होता, और ये जो है रूल्स के अंदर मेंशन है। 0 आवर हमने लिखवाई थी, 0 आवर रूल के अंदर मेंशन नहीं था, जबकि कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो रूल के अंदर मेंशन, इट इज़ मेंशन इन रूल ऑफ प्रोसीजर। ये जो पार्लियामेंट का रूल ऑफ प्रोसीजर है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है। फिर एक है आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। कई बार आप जो है लोकसभा या राज्यसभा को देखते हैं तो कई बार जो है मेंबर चिल्लाते हैं, ऐसे ही जो है कुर्सी पे बैठे होंगे और कुर्सी पे बैठे बैठे चिल्लाएंगे कि स्पीकर महोदय पॉइंट ऑफ ऑर्डर, स्पीकर महोदय पॉइंट ऑफ ऑर्डर, स्पीकर महोदय पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, या राज्यसभा में लोकसभा में कई बार आपको देखने को मिलेगा, कोई भी मेंबर खड़ा हो जाएगा अपनी सीट पे और चिल्लाएगा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया है। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है क्या होता है, अगर मान लो आप मेंबर हो लोकसभा के या राज्यसभा के और आपको लगता है कि सदन जो है वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, ठीक है, जो स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन है वो रूल के अकॉर्डिंग सदन को नहीं चला रहे, तो आप जो है खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब क्या होगा कि स्पीकर को आप बता रहे हैं कि सदन जो है रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। ठीक है, सदन को आप रूल के अकॉर्डिंग चलाइए। एक रूल होता है लोकसभा और राज्यसभा को चलाने का, उस रूल के अकॉर्डिंग चलाइए। ठीक है, तो लिखो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड बाय एनी मेंबर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड बाय एनी मेंबर व्हेन ही फील्स, point of order raised by any member when he feels that house is not running as per rules. Point of order is raised by any member when he feels that house is not running as per rules. Point of order किसी भी मेंबर के द्वारा जब जो है उठाया जाता है जब उसे लगता है कि सदन जो है वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। सदन जब रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो सदन के सदस्यों द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो रेज किया जाता है। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? आखिरी है भाई आपका, नेक्स्ट आप लिखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट आप लिखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, सुना है भाई अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सबने? बताओ। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो है मिनिमम सबसे पहले क्या कार्रवाई होती है कि 50 मेंबर के सिग्नेचर आपको लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं मेंबर हूं, मेरा मन कर गया बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने का और मैं जो है अविश्वास प्रस्ताव जो हाउस में ले आया, ऐसा नहीं होगा। पहले 50 मेंबर के सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद ही जो है कार्रवाई शुरू होगी। तो लिखो 50 मेंबर सिग्नेचर या 50 मेंबर लीव इज रिक्वायर्ड, 50 मेंबर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। 50 मेंबर या परमिशन लिख सकते हैं या 50 मेंबर लीव लिख सकते हैं या 50 मेंबर सिग्नेचर इज लिख सकते हैं। 50 मेंबर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। 50 अगर मेंबर ने सिग्नेचर दे दिए तो स्पीकर या के सामने जो है मैं इसको लेके जाऊंगा। एक चीज़ और याद रखना, ये केवल लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता। अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में आ सकता है। इट कैन ओनली कम इन लोकसभा, क्योंकि हमारी जो सरकार होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। राज्यसभा क्वेश्चन पूछ सकती है लेकिन जो है उत्तरदायी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो ये केवल लोकसभा में आता है। ठीक है, अगर लोकसभा का विश्वास नहीं रहा सरकार पे तो सरकार जो है उसी टाइम जो है हट जाएगी, सरकार को जो उसी टाइम इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, लिखो इट कैन ओनली कम इन लोकसभा। ठीक है, केवल और केवल जो है ये लोकसभा में आ सकता है विश्वास प्रस्ताव। जैसे ही स्पीकर के पास जो है ये पहुंचता है तो 10 दिन के अंदर जो है स्पीकर को इस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। ये स्पीकर की जो मजबूरी है उसको 10 दिन में जो है कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी इसके ऊपर। ठीक है, जैसे ही भाई जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के अंदर पास होता है
जो हमारी सरकार है उसको जो इस्तीफा देना पड़ता है। इमेजिन करो कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो उसी टाइम जो है नरेंद्र मोदी को जो है वो इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी को। और जैसे ही नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे जितने भी मंत्री हैं उनका भी जो इस्तीफा साथ में चला जाएगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो सरकार गिर जाएगी। जैसे ही लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो पूरी की पूरी क्या होगी, सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो ये जो है मुश्किल होता है पास होना, क्योंकि लोकसभा में अब किसकी बहुमत है, बीजेपी की बहुमत है, ठीक है। बीजेपी के लीडर कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होना मुश्किल है, क्योंकि बहुमत किसकी है, बीजेपी की है, ठीक है। अगर इमेजिन करो कि सदन के अंदर बहुमत ना होती, अगर मान लो ऐसा 51 या 49 की इस तरह का रेशो होता तो हो सकता भाई कोई मेंबर जो है बीजेपी का वो कांग्रेस में चला जाता या किसी जो है उनके खिलाफ हो जाता, तब हो सकता है कि भाई जो है अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था, ठीक है। कुछ ही दिन जो है उन्होंने सरकार बनाई थी और अविश्वास प्रस्ताव जो सदन में पास हो गया था और फिर दोबारा इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो जैसे ही जो है अविश्वास प्रस्ताव पास होता है सदन में तो जितने भी मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। लिखो, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हैव टू रिजाइन व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द हाउस। जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हैव टू रिजाइन आफ्टर पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। आफ्टर पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में पास होता है तो प्रधानमंत्री और बाकी सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। तो सर जैसे अब बताओ, हमारे 50 हो गए सर, तो उनमें से कुछ मेंबर्स को बीजेपी से प्रॉब्लम है, तो अगर वो अविश्वास पत्र दे देते हैं तो भी बीजेपी सरकार, दोबारा बताओ। जैसे 50 मेंबर्स से कुछ जैसे कि 50 मान लो, 20 मान लो, इतने मेंबर्स बीजेपी से गाइड नहीं करते तो वो की सरकार गिर सकती है। जैसे अभी आपने पढ़ा था, जैसे ही जो है मोदी सरकार ने, पिछले साल की बात है, कांग्रेस जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी, ठीक है। आपने सुना होगा भी कांग्रेस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई है, 1.5 साल पहले की बात है ये। लेकिन बीजेपी को कोई डर ही नहीं था, क्योंकि लोकसभा में बहुमत किसकी है, बीजेपी की है, ठीक है। तो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आई, ठीक है। तो एक सरकार के लिए बेइज्जती की बात होती है कि सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। सरकार को कोई डर नहीं है, मोदी सरकार को कोई डर नहीं है कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, लेकिन एक बेइज्जती फील होती है, भाई सरकार के खिलाफ डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार के खिलाफ डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो ये एक जो है बेइज्जती वाली बात है, लेकिन सरकार को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक सरकार की बहुमत है, बीजेपी की बहुमत रहेगी लोकसभा के अंदर, तो बीजेपी को जो है नए जो मोदी सरकार बनी रहेगी। इमेजिन करो कि बीजेपी की बहुमत अगर खत्म हो गई तो मोदी सरकार भी जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मोदी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो है लाया जाता है, जो मोदी सरकार है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, उनके खिलाफ लाया जाता है। अगर मान लो कुछ एक बीजेपी के मेंबर जो है शिफ्ट हो गए, बीजेपी के शिफ्ट हो गए कांग्रेस में, इमेजिन करो कि सदन के अंदर 100 मेंबर हैं, 100 में से जो है आपका 55 मेंबर जो हैं वो बीजेपी के हैं, 45 जो हैं वो कांग्रेस के हैं, ठीक है। मोदी सरकार जो है, ठीक है, हमारी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो जब तक 55 रहेंगे जब तक तो डर नहीं है। मान लो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, ठीक है, और वोटिंग हुई, बीजेपी वालों ने 55 ने वोट डाल दिया, ठीक है, कोई डर नहीं। इमेजिन करो कि वो 5 जो हैं वो कांग्रेस की तरफ चले गए, ठीक है। अगर उन्होंने जो वोट कर दिया, अगर 51% ने जो है नो कॉन्फिडेंस जो के साथ जो है वोट कर दिया, तो मोदी सरकार को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति फिर जो है दूसरी किसी लीडर को बुलाएंगे कि भाई आप जो है कोई ऐसा लीडर आ जाओ जो सरकार बना सके। अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि भाई कोई भी सरकार नहीं बना सकता, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, सदन को डिसॉल्व कर देंगे। जैसे ही राष्ट्रपति सदन को डिसॉल्व कर देंगे तो नए इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले राष्ट्रपति कोशिश करते हैं कि भाई किसी लीडर को बुलाया जाए, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी तो राहुल गांधी को बुलाएंगे, जो कांग्रेस के लीडर हैं, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उसके लीडर को बुलाएंगे, भाई आप सरकार बना सकते हो। राहुल गांधी कहेंगे जी बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, ठीक है। राहुल गांधी ने कह दिया बना देंगे, ठीक है। राष्ट्रपति कहेंगे कि भाई ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि राहुल गांधी सरकार बना देंगे, ठीक है। तो राहुल गांधी से कहेंगे ठीक है भाई आप सरकार बना दोगे, आपको मैं प्रधानमंत्री बनाता हूँ देश का, ठीक है। राष्ट्रपति राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे, कहेंगे कि भी ठीक है प्रधानमंत्री बना दिया, 1 हफ्ते के अंदर जो है मेजोरिटी शो करके दिखा, अब जो है कॉन्फिडेंस मोशन ला के दिखा हाउस के अंदर। अगर राहुल गांधी कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं, सदन राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर लेता 51 की मेजोरिटी से, तो राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री रहेंगे 6 महीने तक, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर नहीं करता तो फिर जो है राष्ट्रपति उसको भी जो है हटा देंगे, ठीक है, फिर किसी और को बुलाएंगे।
अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि भाई कोई भी राष्ट्रपति को लगेगा भाई कोई भी नहीं बना सकता सरकार, तो क्या करेंगे, सदन को डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, दोबारा फिर जो है लोकसभा के इलेक्शन होंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? एक चीज और लिख लो कि एक बार अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है 6 महीने के अंदर जो है 2 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता है। लिख लो, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन कम ओनली आफ्टर 6 मंथ। अगर एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो अगली बार जो है 6 महीने के बाद ही लाया जाएगा। तो अगर मान लो किसी को प्रधानमंत्री बना दिया तो 6 महीने के लिए पक्का हो जाता है प्रधानमंत्री। अगर राहुल गांधी को इमेजिन करो प्रधानमंत्री बना दिया राष्ट्रपति ने, तो 6 महीने तक उसको कोई नहीं हटा सकता, अगर उसको कॉन्फिडेंस मोशन सदन में मिल गया है। ठीक है, 6 महीने के बाद ही जो है फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन दोबारा आएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़े। ठीक है भाई, अभी जो है आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग वाला जो है आपका खत्म हो गया। अगली आप हेडिंग डालिए, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। सदन में जो है कानूनी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। ये बताओ मेरे को, पार्लियामेंट क्या क्या करती, क्या क्या है, काम क्या क्या होता है पार्लियामेंट का। ठीक है, पार्लियामेंट क्या क्या करती, बताओ भाई, क्या क्या करती है पार्लियामेंट? बताओ भाई, पीछे बताओ, पार्लियामेंट क्या क्या करती है? रूल बनाती है। ठीक है, कानून बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाती है। जैसे फार्मर कानून हो गए, जैसे आपके मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट हो गया जिसने आपके चालान के रेट बढ़ाए। ठीक है, ये भी एक कानून है। ठीक है, जैसे ट्रिपल तलाक कानून हो गया। ठीक है, आपने सुना होगा। तो पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाती है। और क्या करती है भाई पार्लियामेंट, बताओ भाई, और क्या करती है पार्लियामेंट? संविधान में संशोधन करती है। ठीक है, दूसरा काम लिख लो पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट पहला काम है आपका पार्लियामेंट का, स्टार बना के लिख लो। ठीक है, पार्लियामेंट का पहला काम है कि कानून बनाती है। ठीक है, लेजिस्लेचर बनाती है। दूसरा काम है ये बजट जो है वो पास करती है। एक इन्होंने बताया जो है जो इस संविधान में बदलाव करती है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा काम है कि ये बजट पास करती है। बजट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है। एक काम है इसका कि सरकार को जो है ये पकड़ के रखती है। ठीक है, सरकार को जो है फ्री नहीं रखती। ठीक है, ये नहीं कि भाई जो है सरकार जो मर्जी चाहे वो करे। सरकार पे एक लगाम लगाती है पार्लियामेंट, सरकार से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, सरकार को जो है कि जो नीतियों को डिस्कस करती है। तो सरकार जो है जो आपका एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वो उस पर एक लगाम लगाती है, उसको उत्तरदायी बनाती है। ठीक है, लिखो, कार्यपालिका को जो है वो उत्तरदायी बनाती है। मेक जो है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, मेक एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाती है। मेक एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। ठीक है, और जो क्या करती है भाई पार्लियामेंट, जो आपका इवेंट होते हैं, जैसे आपको कोई घटना होती है उसको डिस्कस करती है। इमेजिन करो रेप हो गया कोई, या इमेजिन करो जो है कोई काफ़ी बड़े दंगे हो गए आरक्षण से रिलेटेड, तो कोई भी इवेंट होता है उस पर डिस्कस करती है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट उस पर डिस्कस करती है। ठीक है, एक हमारे देश की जो सबसे अगर बड़ी पंचायत की बात करें तो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी, क्या है, पार्लियामेंट। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की हम बात करते हैं। मेनली जो है आपके 4 तरह के कानून होते हैं। ठीक है, 4 तरह के कानून होते हैं। 4 टाइप ऑफ लेजिस्लेचर, 4 तरह के बिल होते हैं। आपको 4 तरह के बिल आपको देखने को मिलते हैं। एक तरह का बिल आपको देखने को मिलता है ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। एक तरह का बिल आपको देखने को मिलता है मनी बिल, मनी बिल। ये कल जो है ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था, मनी बिल, ग्राम सचिव एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछा था मनी बिल। ठीक है, ये हमने जो भी डिस्कस किया है आप देखना एग्जाम उठा के, कल वाले 2, एक तो कब हुआ था एग्जाम, एक तो कल हुआ था और एक परसों हुआ था। ठीक है, तो अब उठा के देखना, हर एक एग्जाम में जो हमने अभी तक डिस्कस किया है 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है,
तो मनी बिल से एक क्वेश्चन आया हुआ था कल ही। एक जो है आपका होता है, एक होता आपका फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल, एक आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आवाज़ नहीं हुई पीछे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। 4 तरह के मेनली कानून होते हैं जो सदन के अंदर जो है पारित होते हैं। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और संविधान संशोधन बिल, ठीक है। कोई भी कानून जब तक राष्ट्रपति की उस पर सिग्नेचर नहीं होते तो बिल रहता है, जैसे ही जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अभी हम बोलते हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए थे तो वो क्या था, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल था वो, ठीक है। राष्ट्रपति के जब सिग्नेचर हो जाते हैं तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन कानून, ठीक है। कोई भी कानून जो पैसों से रिलेटेड नहीं है, जो पैसों से रिलेटेड नहीं है और जो संविधान में संशोधन ना करे, वो क्या है, ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। जैसे आपका जो है फार्मर कानून, क्या ये पैसों से रिलेटेड है, नहीं है, तो क्या है ये, ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसने जो है चालान के रेट बढ़ा दिया आपके, ये क्या पैसों से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है। कुछ चीज़ें पैसों से रिलेटेड हैं, कुछ चीज़ें जो है पैसों से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल भी हो सकता है ये, और साथ में जो है इसके अंदर जो है कुछ एक प्रोविजन जो है वो मनी बिल के भी हो सकते हैं, ठीक है। इमेजिन करो ट्रिपल तलाक कानून, इसमें क्या है, पैसों से रिलेटेड है, नहीं है, तो किस तरह का कानून है ये, ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। तो लिखो ऑर्डिनरी बिल कैसा कानून होता है, विच इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस। बिल विच इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस इज ऑर्डिनरी बिल। जो पैसों से रिलेटेड नहीं है वो क्या है, ऑर्डिनरी बिल है। जो पैसों से रिलेटेड नहीं है वो क्या है, ऑर्डिनरी बिल है। बिल विच इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल। जो पैसों से रिलेटेड नहीं है वो क्या है, ऑर्डिनरी बिल है। मनी बिल भाई लिख लो, संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है। मनी बिल इज गिवन इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है मनी बिल के बारे में जो है बताया गया है। मनी बिल इज गिवन इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 110 अनुच्छेद में जो है वो मनी बिल के बारे में बताया गया है। मनी बिल वो जो है कानून होता है जो पैसों से रिलेटेड है और जो संविधान के 110 आर्टिकल में जो चीज़ें दी हुई हैं उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो लिखो बिल विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सब्जेक्ट, बिल विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सब्जेक्ट मेंशन्ड इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सब्जेक्ट मेंशन्ड इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल वो कानून होता है जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट से रिलेटेड है और वो सब्जेक्ट जो है किस अनुच्छेद में मेंशन है, 110 में मेंशन है, ठीक है। तो 110 में क्या क्या मेंशन है, 110 में मेंशन है कि कोई भी अगर आप टैक्स का जो है बदलाव करते हैं तो आपको जो है मनी बिल पारित करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो है जो देश में जो एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, जो देश का सबसे बड़ा जो अकाउंट है, जो भी हमारा टैक्स का पैसा है वो कहाँ पे जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। वहाँ से अगर आप पैसे को जो है निकालते हैं या उसमें जो है उसमें बदलाव करते हैं तो आपको जो मनी बिल पारित करना पड़ेगा। अगर आप जो है अगर कोई उसमें कोई ऐसा प्रावधान ऐड करते हैं कि भाई उसके अंदर उसकी जो है उसको कौन जो है उसको जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसको कौन मैनेज करेगा, इस तरह का प्रावधान करते हैं तो भी आपको मनी बिल लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जो है इमेजिन करो कि भाई आपको जो है संविधान में पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, आपको बजट पास करना, बजट पास करते वक्त क्या करना पड़ता है, संविधान में पैसे निकलवाने पड़ते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मनी बिल पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, मनी बिल है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि मनी बिल जो है केवल और केवल जो है लोकसभा में जो है शुरू में आ सकता है, ठीक है। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। राज्यसभा में जरूर जाएगा लेकिन शुरुआत में इसको लोकसभा में ही आएगा। लिखो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा।
इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मनी बिल केवल और केवल जो है लोकसभा में जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या है भाई, कि मनी बिल जो है शुरुआत में लोकसभा में आएगा, शुरुआत में राज्यसभा में नहीं आएगा। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, लोकसभा में होगी। राज्यसभा में जाएगा लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, लोकसभा से होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ और याद रखना कि प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। शुरुआत में जो आपको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है मनी बिल लाने के लिए, तो लिखो प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। राष्ट्रपति की जो है रिकमेंडेशन शुरू में आपको चाहिए। जब भी आपको मनी बिल लाना है तो शुरुआत में आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति से कहना पड़ेगा कि ऐसा है महोदय, मनी बिल लाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति कहेगा ठीक है भाई ले आओ। और उसके बाद जो है फिर कि कहाँ पे आएगा, लोकसभा में आएगा। ठीक है, तो लोकसभा में जो है ये पारित होगा। एक चीज़ आप याद रखना कि मनी बिल को जो है राज्यसभा वो कैंसिल नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसको 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा को जरूर पास करना पड़ता है। तो लिखो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल, इट मस्ट हैव टू पास इट इन 14 डेज। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल, इट मस्ट हैव टू पास इट इन 14 डेज। 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा को इसको पास करना पड़ता है। राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं करती। इमेजिन करो कि भाई जो है आपको 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने कुछ भी नहीं किया, इसको रिजेक्ट भी नहीं किया और इसको पास भी नहीं किया, तो 14 दिन के बाद जो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। रिजेक्ट तो कर नहीं सकती और 14 दिन के अंदर इसको पास भी नहीं किया राज्यसभा ने, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा राज्यसभा से। क्योंकि भाई पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए जो है हम इंतजार नहीं कर सकते। मान लो बजट पास करना है और जो है या जो है किसी काम के लिए सरकार को पैसा चाहिए, तो हम इंतजार नहीं कर सकते कि राज्यसभा जो है टाइम ले। ठीक है, जैसे ही लोकसभा में पास होता है तो राज्यसभा में 14 दिन के अंदर जो है पास करना पड़ता है। नहीं भी करेगी फिर भी ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। ठीक भाई, तो आपका कल ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था कि अगर जो है स्टेट के अंदर, ये क्वेश्चन था कि स्टेट के अंदर अगर मनी बिल लाया जाता है तो किसकी प्री रिकमेंडेशन चाहिए, किसकी चाहिए, किसकी चाहिए, गवर्नर की चाहिए। ठीक है, अगर सेंटर में मनी बिल लाया जाता है, पार्लियामेंट में लाया जाता है, लोकसभा में, तो किसकी चाहिए, प्रेसिडेंट की चाहिए। अगर स्टेट में लाया जाता है तो किसकी चाहिए, गवर्नर की चाहिए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे इसके अंदर, प्रेसिडेंट की चाहिए, गवर्नर की चाहिए और एक आई थिंक सीएम वगैरह ऐसा कुछ था, ये चौथा ऑप्शन और था। ये कल एग्जाम में आया था ग्राम सचिव के जो है फर्स्ट शिफ्ट में आई थिंक। ठीक हुई। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल। अगला आप लिखिए, फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं। फाइनेंशियल बिल ऐसे कानून जो पैसों से रिलेटेड हैं, ऐसे कानून जो पैसों से रिलेटेड हैं लेकिन उन सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है जो 110 में मेंशन है। ठीक है, ऐसे कानून जो पैसों से रिलेटेड है लेकिन उन सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है जो 110 में है। अगर जो 110 में सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड हैं, तो क्या होगा, मनी बिल होगा। ठीक है, लेकिन जो पैसों से रिलेटेड है लेकिन 110 से रिलेटेड नहीं है, वो क्या होगा, फाइनेंशियल बिल होगा। तो लिखो बिल विच इज नॉट रिलेटेड टू, बिल विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सब्जेक्ट। लिखो बिल विच इज नॉट, बिल विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सब्जेक्ट, बिल विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सब्जेक्ट, बिल विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सब्जेक्ट बट नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल 110, बट नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल 110, जो आर्टिकल 110 से रिलेटेड नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया था भाई पिछले साल कि आधार को जो है वो मनी बिल पास किया गया था। सरकार ने जो है आधार बिल को जो है, अभी आप कोई भी इस चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कई चीज़ों में आधार को मैंडेटरी है, आधार आपको देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि भाई सरकार ने आधार कानून को जो है वो गलत तरीके से पास किया है। सरकार ने आधार कानून को, राज्यसभा में कांग्रेस की बहुमत थी, लोकसभा में बीजेपी की बहुमत थी। अभी तो जो है कांग्रेस की नहीं रही, तो लोकसभा में बीजेपी थी, राज्यसभा में कांग्रेस की बहुमत थी। तो बीजेपी को आधार कानून पास करना था, तो उन्होंने आधार को मनी बिल की तरह पास किया। ठीक है, आधार को किसका जो है कपड़े पहनाए, मनी बिल के कपड़े पहनाए। जैसे ही मनी बिल के कपड़े पहनाए तो राज्यसभा की जो है वो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो मोदी सरकार ने जो है आधार कानून को पास कर दिया मनी बिल के जरिए। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि आप आधार कानून को मनी बिल के जो है के तरीके से पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कानून जो ये जो केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, करीब जो है 6-7 महीने चला था।
ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर फाइनेंशियल बिल के अंदर? नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल। संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन बिल, जो भी कानून जो है संविधान में संशोधन करता है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, इमेजिन करो जीएसटी जो है आपका, जो है जीएसटी ने क्या किया? संविधान में संशोधन किया, तभी आपका जीएसटी आया। तो ये क्या है? संविधान संशोधन बिल था। ठीक है, आपको जो है इकोनॉमिक जो है रिजर्वेशन दी गई है, सरकार ने जो है जो भी जो गरीब परिवार से हैं उनको इकोनॉमिक जो है रिजर्वेशन दी है सरकार ने, ईडब्ल्यूएस जिसको हम बोलते हैं। तो ये रिजर्वेशन लाने के लिए जो है सरकार ने अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव किया। तो हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट में 15 और 16। 16 किससे रिलेटेड था? अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। 15 जो था वो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड था, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, रिलीजन से रिलेटेड था। रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड था। ठीक है, तो सरकार ने 15 और 16 अनुच्छेद में बदलाव किया, तभी जो है ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि 15 और 16 केवल यही कहता है कि पिछड़े हुए ही लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, जो एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, जो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड वाले हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हमारा 15-16 कहता था, लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव किया और ये कहा कि भाई जो इकोनॉमिक जो है क्राइटेरिया भी हो सकता है रिजर्वेशन का। तो सरकार ने 15 और आर्टिकल 16 में बदलाव किया। तो किस तरह का कानून था वो? संविधान संशोधन बिल था। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? पता चल गया चारों तरह के कानून, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? कर लेंगे, एग्जाम में आएगा तो। अगला आप हेडिंग डालिए बजट इन पार्लियामेंट। अगली आप हेडिंग डालिए बजट इन पार्लियामेंट। बजट इन पार्लियामेंट। बजट इन पार्लियामेंट, सदन में जो है वो बजट में क्या प्रक्रियाएं होती हैं। आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है ये इतना डीप में एसएससी में नहीं पूछता कि भाई बजट में क्या क्या होता है, लेकिन एक आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, भी बजट में क्या क्या प्रक्रिया होती हैं, आपको स्टेप पता होना चाहिए। बजट में शुरुआत में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ठीक है, आपका इतना डीप में नहीं पूछेगा भी बजट में क्या क्या प्रक्रिया होती हैं। पूरा आपको जो है 2-3 पेज इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक स्टेप आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके एसएससी में जो है और इक्विवेलेंट एग्जाम में काम चल जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो बजट में शुरुआत में क्या होता है? पहला स्टेप ही होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। पहला स्टेप होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। आप देखना, जिस दिन बजट पास होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर एक सूटकेस लिए होता है। ठीक है, सूटकेस में फोटो खींचते हैं पत्रकार। ठीक है, आपको टीवी में दिखेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है सूटकेस लिए। अभी 1 फरवरी को देखोगे तो बजट पास होगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उस दिन न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो पहले दिन क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट को जो प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। दूसरा स्टेप होता है जनरल डिस्कशन। दूसरा स्टेप होता है जनरल डिस्कशन। ठीक है, जैसे ही बजट को पास की जो है प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, तो उस पर कुछ एक डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन का मतलब है कि काफ़ी जो है लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं होता, कुछ ही देर का जो है डिस्कशन होता है। 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है। उसको डीपली जो है डिस्कस नहीं किया जाता, मोटा मोटा एक फ्रेमवर्क जो ऊपर से डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ऊपर से एक बार डिस्कस किया जाता है और फिर हाउस को जो है वो एडजर्न कर दिया जाता है करीब 1.5-2 हफ्ते के लिए। ठीक है, तो जनरल डिस्कशन जो है वो दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री कमेटी। डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री कमेटी। हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है। जैसे कोई कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड हेल्थ से रिलेटेड है, कोई कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से रिलेटेड है, कोई जो मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो है स्टील से रिलेटेड है। ठीक है, हर एक जो है डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। पार्लियामेंट में काफ़ी सारी कमेटियाँ होती हैं।
ठीक है, मान लो 4 मेंबर को मिला के एक कमेटी बना दी, ठीक है, हर एक मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक कमेटी होगी, एक कमेटी जो पार्लियामेंट की स्टील से मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगी, एक कमेटी जो है वो वुमेन से रिलेटेड होगी, एक कमेटी जो है फाइनेंस से रिलेटेड होगी। तो पार्लियामेंट की कमेटी जो है वो डिस्कस करती हैं बजट को, हर एक डिपार्टमेंट की जो है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करती है, करीब जो है 1.5-2 हफ्ता जो है इसको डिस्कस करने में जो है उसको स्क्रूटनी देखती हैं कि भाई सरकार ने कुछ गलत तो नहीं किया, सरकार के ऊपर जो है पैनी नज़र रखती हैं कि सरकार ने जो पैसा जो बजट में बताया है वो ठीक तरीके से जो है वो बताया नहीं बताया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी में जो है सरकारी आदमी नहीं होते, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, ठीक है, हर एक जो है मान लो 5-6 मेंबर मिलके एक पार्लियामेंट की कमेटी बन गई, ठीक है, इमेजिन करो, ठीक है। तो पार्लियामेंट की कमेटी जो है बजट पे एक जो है स्क्रूटनी करती है, ठीक है, इतने दिन तक जो है हाउस अब जो है स्थगित रहता है, मान लो 1.5-2 हफ्ते जो है ये जो है स्क्रूटनी करेंगी, तो 1.5-2 हफ्ते जो है सदन नहीं चलेगा, ठीक है। 4th जो है आपका स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है आपका वोटिंग होती है, वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट, वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट। भाई इमेजिन करो हर एक मिनिस्ट्री को जो है अलग अलग जो है वो ग्रांट दे रखी है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट में कहती है कि रेलवे को हमने 1 लाख करोड़ रुपए इस साल दिया है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जो है इस साल 50,000 करोड़ रुपए दिया है। तो जो भी ग्रांट है उस पर वोटिंग होती है कि भाई जो है स्पीकर पूछता है कि भाई रेलवे को 1 लाख करोड़ जो है वित्त मंत्री दे रहा है, क्या जो इसको पास कर दिया जाए, सदन से पूछता है, ठीक, सदन कहता है हाँ जी इसको पास कर दिया जाए, ठीक है। तो फिर जो है वो ग्रांट जो है वो मंजूर हो जाती है। मान लो 1 लाख करोड़ की रेलवे को ग्रांट है, तो जैसे ही जो है सदन कहता है भाई ठीक है भाई रेलवे को 1 लाख करोड़ रुपए दे दो, ठीक है, मेजोरिटी से सदन कहता है, तो वो 1 लाख करोड़ रुपए जो है रेलवे को दे दिए जाते हैं। कहाँ से आते हैं वो? सरकार के जो है एक अकाउंट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हम सब का एक अकाउंट जहाँ पे हमारे सब के टैक्स के पैसे जाते हैं, आरबीआई में वो अकाउंट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहाँ से जो है वो पैसे जो है वो निकल के कहाँ पे चले जाते हैं, रेलवे के अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है भाई। जब वोट होती है तो 3 तरह के जो है मोशन आ सकते हैं, ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा है एक बार, 3 तरह के मोशन आ सकते हैं जब भी वोट होती हैं। एक आपका मोशन आ सकता है पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, एक आपका आ सकता है इकोनॉमिक कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, एक आपका आ सकता है टोकन कट मोशन, टोकन कट मोशन, ठीक है। इमेजिन करो कि भाई एग्रीकल्चर पे जो है सरकार ने जो है 2 लाख करोड़ रुपए का जो है वो अलॉटमेंट किया है, 2 लाख करोड़ की जो है ग्रांट सरकार ने एग्रीकल्चर को दी है, ठीक है। इमेजिन करो फार्मर जो है नाराज हैं अभी फिलहाल, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है स्पीकर कहता भाई ऐसा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 लाख करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर को जो है वो ग्रांट किए हैं, ठीक है, आप बताओ कि क्या किया जाए, इसको दे दिया जाए? तो अपोजिशन वाले कहेंगे कि जी पॉलिसी कट मोशन जो है लाया जाए, ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए की जगह जो है 1 रुपया जो है वो अलॉट किया जाए, ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए की जगह 1 रुपया अलॉट किया जाए, ठीक है। अगर अपोजिशन वाले कहते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए की जगह 1 रुपया अलॉट किया जाए, इसका मतलब क्या है कि वो सरकार की पॉलिसी को जो है वो नकार रहे हैं कि सरकार की पॉलिसी अच्छी नहीं है, ठीक है, हम इसको नकार रहे हैं, इसको 1 रुपया दिया जाए सरकार को, 2 लाख करोड़ रुपए जो है बर्बाद कर देगी, 1 रुपये में अपना काम चला ले। तो इस तरह के जो है मोशन को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक कट मोशन बोला जाता है। इमेजिन करो कि भाई कोई जो अपोजिशन वाले कहते हैं कि भाई 2 लाख करोड़ रुपए की जगह जो है इनको जो 1 लाख करोड़ रुपए दे दो, 2 लाख बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर के लिए, 1 लाख रुपए दे दो। तो ये किस तरह का मोशन है? इकोनॉमिक कट मोशन है। जब 1 रुपया कहेंगे, 2 लाख करोड़ का 1 रुपया कहेंगे तो किस तरह का मोशन होगा? पॉलिसी कट मोशन होगा। अगर 2 लाख करोड़ रुपए का कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट बताएंगे कि 2 लाख करोड़ की जगह 1.5 लाख दे दो, 2 लाख करोड़ की जगह 50,000 करोड़ दे दो, तो ये कैसा होगा? इकोनॉमिक कट मोशन होगा। फिर है टोकन कट मोशन, ठीक है। टोकन कट मोशन के अंदर कहा जाता है वही जो है 100 रुपये दे दो, 1 रुपये की जगह क्या कहा जाता है? 100 रुपये दे दो। तो किस तरह का मोशन होगा? टोकन कट मोशन हो। तो लिख लो ब्रैकेट में, अगर जो है 1 रुपया कहा जाए, अगर जो है ग्रांट को रिड्यूस करके 1 रुपया कहा जाए तो किस तरह का मोशन है? पॉलिसी कट मोशन है। अगर ग्रांट को रिड्यूस करके कोई स्पेसिफिक अमाउंट कहा जाए तो किस तरह का मोशन है? ये इकोनॉमिक कट मोशन है। और अगर ग्रांट को रिड्यूस करके 100 रुपये कहा जाए तो किस तरह का मोशन है? टोकन कट मोशन है, ठीक है।
ठीक है भाई। चलो भाई, पार्लियामेंट ने जो है ग्रांट पास भी कर दी, ठीक है। पांचवा आपका स्टेप होता है एप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग ऑफ, क्या पास किया जाता है सदन में? एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। अभी भाई आपने ग्रांट तो पास हो गई, ठीक है। मान लो एग्रीकल्चर को 2 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट पास हो गई, एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री जाएगी आरबीआई के पास कि भाई ऐसा है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो है 2 लाख करोड़ रुपए निकाल के दे दो, हमारी ग्रांट पास हो गई है, ठीक है। तो आरबीआई कहेगी नहीं, मैं नहीं दूंगी पैसा, ठीक है। आरबीआई का गवर्नर कहेगा मैं 1 भी रुपया नहीं दूंगा, आप जो है सबसे पहले एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास करवा के लाओ, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल होता है जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी अगर पैसा अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए। तो अगला क्या होगा? पांचवा क्या होगा? पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। जब भी जो आरबीआई के पास जो सरकार का अकाउंट है वहां से पैसा 1 भी रुपया निकालना है तो क्या पास करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन बिल जो है आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। छठा है आपका, अगला स्टेप आपका पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। भाई आप जो सरकार जो है बजट लाती है तो ऐसा नहीं कि केवल ग्रांट लाती है, टैक्सेस में भी बदलाव करती है, ठीक है। मान लो सरकार कहती है भाई हमने जो है अब की बार जो है जो इनकम टैक्स में ये छूट दी है, जो टैक्सेस में जो बदलाव करती है उसके लिए क्या लाना पड़ता है? फाइनेंशियल बिल जो है उसके लिए लाना पड़ता है, ठीक है। तो आखिरी स्टेप क्या है? आपको जो फाइनेंशियल बिल जो है आपको पास करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप हमने पढ़े? पहला स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, दूसरा हमारा स्टेप है जनरल डिस्कशन, तीसरा स्टेप है कि डिपार्टमेंट की कमेटी स्क्रूटनी करती हैं, फिर जो है वोटिंग होती है। वोटिंग में 3 तरह के मोशन आ सकते हैं, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन। और उसके बाद हमारा स्टेप है एप्रोप्रिएशन, कानून पास करना पड़ता है, और फिर क्या करना पड़ता है? फाइनेंशियल कानून पास करना पड़ा, फाइनेंशियल बिल पास करना पड़ता है, ठीक है भाई। ये जो है पूरी बजट की एक प्रक्रिया है हमारे, ठीक है। आखिरी हमारा जो है, लिखिए, आखिरी हमारा जो है टॉपिक है इस चैप्टर का पार्लियामेंट्री कमेटीज। आखिरी हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमेटीज, हेडिंग डालिए पार्लियामेंट्री कमेटीज। क्या टाइम हो गया भाई बताओ? 12:45 लिखो पार्लियामेंट्री कमेटीज। पार्लियामेंट्री कमेटीज भाई 500 से ज़्यादा मेंबर है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर 500 से ज़्यादा और राज्यसभा के अंदर 200 से ज़्यादा मेंबर हैं, ठीक है। क्या 500 के 500 मेंबर एक साथ कोई काम कर सकते हैं? मुश्किल है एक साथ काम करना। तो उनको एफिशिएंटली काम करवाने के लिए उनको जो है कमेटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। ये कहा जाता है भी ऐसा है कि 20 मेंबर जो है आप केवल ये स्पेसिफिक काम करो, 20 मेंबर जो है आप ये स्पेसिफिक काम करो, 20 मेंबर आप ये स्पेसिफिक काम करो, ठीक है। पार्लियामेंट की कमेटी जो है वो लगातार काम करती रहती है। सदन मान लो जो है वो हो या ना हो, लोकसभा या राज्यसभा चल रही हो या ना चल रही हो, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी अपना काम करती रहती है, ठीक है। तो हर एक चीज़ से, पैसों से रिलेटेड अलग पार्लियामेंट्री कमेटी है, ठीक है। उसके बाद जो है बजट से रिलेटेड अलग पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो इम्पोर्टेंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली आप जो है कमेटी लिखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी। पहली कमेटी लिखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है भाई। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो 1921 में जो है बनाई गई थी। लिखो फॉर्मड इन 1921, फॉर्मड इन 1921, फॉर्मड इन 1921, 1921 में बनाई गई थी। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है कानून पारित हुआ था, उसी के तहत जो है 1921 में जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई थी पार्लियामेंट की। क्या काम करती हुई पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी?
पार्लियामेंट जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो जो भी जो है, आपने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का नाम सुना है, कैग, ठीक है। हमारे देश में एक जो संविधान में जो एक पोस्ट बनाई गई है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी हाल फिलहाल में कौन है कैग? हमारे जीसी मुर्मू हैं। तो लिख लो अभी स्टार बना के, अभी फिलहाल हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं वो जीसी मुर्मू हैं, जीसी मुर्मू। तो कैग का काम है कि कैग जो है, जो सरकार जो पैसा खर्च करती है पूरे साल में, जीसी मुर्मू, GCMURMU, जीसी मुर्मू। तो सरकार जो भी पैसा जो है पूरे साल में खर्च करती है उसकी ऑडिटिंग कौन करता है? कैग करता है कि भाई सरकार ने पैसा ठीक खर्च किया या नहीं किया, ये ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। एक संवैधानिक जो है ये पोस्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, ठीक है। तो कैग की एक पोस्ट बनाई गई है और कैग उसकी जो भी ऑडिट करता है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। मान लो कैग ने जो है ऑडिट किया सरकार के अकाउंट का कि सरकार ने पूरे साल में क्या क्या खर्च किया, ठीक है, उसकी ऑडिटिंग की, ठीक है, उसकी एक किताब बना देगा कैग, ठीक है। उस किताब का डिस्कशन कौन करता है? उस किताब पे डिस्कशन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो लिखो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है? इट डिस्कस दी कैग रिपोर्ट, डिस्कस दी कैग रिपोर्ट। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसको डिस्कस करती है, या इट डिस्कस दी रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो कैग की रिपोर्ट होती है उसको जो ये डिस्कस करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। 22 मेंबर इसके अंदर होते हैं, लिख लो 22 मेंबर इसके अंदर होते हैं। टोटल जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 22 मेंबर की होती है और 15 ये जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। और जो भी मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन होता है, ठीक है। आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी की, इमेजिन करो आप MP हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, और आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बनना है तो आपको इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए, ठीक है। बाकी सारे मेंबर फिर वोट डालते हैं भाई इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी में डाला जाए या नहीं डाला जाए, ठीक है। काफ़ी जो है शक्तिशाली होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, किसी को भी बुला सकती है। इसने जो है ये RBI गवर्नर को भी बुला सकती है कि आप जो है 2 दिन के बाद आओ और हमको जो बताओ, ठीक है, हमको जो है आपको बताओ कि आपकी पॉलिसी में जो हमको फॉल्ट लग रहा है तो उसका उत्तर दो हमको, ठीक है। तो किसी को भी जो है ये बुला सकती है, किसी भी प्राइवेट आदमी को बुला सकती है, सरकारी आदमी को बुला सकती है। तो उसके सामने जो फिर हमने पेश होना पड़ता है, जो वो पूछती है वो सवाल जो हमको बताना पड़ता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट की एक कमेटी है। एक जो है इसके बाद आप लिखेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बाद एक कमेटी है एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। ये 1950 में बनाई गई, फॉर्मड इन 1950 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मिथाई, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मिथाई। जॉन मिथाई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। इनकी रिकमेंडेशन पे जो है 1950 में एस्टीमेट कमेटी का निर्माण किया गया। एस्टीमेट कमेटी वाज फॉर्मड इन 1950 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मिथाई। जॉन मिथाई की रिकमेंडेशन से जो है 1950 में एस्टीमेट कमेटी का जो है वो निर्माण किया गया। एस्टीमेट कमेटी भाई क्या करती है? जो बजट पास होता है क्या उसका एस्टीमेट ठीक लगाया सरकार ने या नहीं लगाया है, इस पर डिस्कस कौन करती है? एस्टीमेट कमेटी डिस्कस करती है। लिख लो इट डिस्कस दी एस्टीमेट ऑफ द बजट, इट डिस्कस दी एस्टीमेट ऑफ द बजट, इट डिस्कस दी एस्टीमेट ऑफ द बजट, डिस्कस दी एस्टीमेट ऑफ द बजट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछें कि ये बताओ कि भाई जो है पार्लियामेंट सबसे बड़ी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी, इमेजिन करो एक क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी कौन है, ठीक है, तो कौन है सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी? एस्टीमेट कमेटी है। तो लिखो एस्टीमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसके 31 मेंबर होते हैं, सॉरी 31 नहीं 30 मेंबर होते हैं, इसके 30 मेंबर होते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, 30 मेंबर इसके होते हैं। और ये भी लिख लेना कि सारे के सारे मेंबर लोकसभा से होते हैं। ऑल मेंबर आर फ्रॉम लोकसभा, सारे के सारे मेंबर जो हैं लोकसभा से होते हैं। जितने भी मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होता, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी। एक चीज़ लिख लो पब्लिक अकाउंट कमेटी में, लिख लो कि जो है
लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो चेयरमैन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। लिखो, लीडर ऑफ अपोजिशन इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो अपोजिशन का लीडर है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है। ये एक जो है कोई कानून नहीं है, ये प्रथा चली आ रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। अभी इंडिया में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है भाई बताओ? कोई नहीं है। लोकसभा में जो है कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए जो है आपकी पार्टी को 1/10 वोटें चाहिए। 1/10 सीटें जो हैं अगर आपको सदन में मिली हैं तभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हो। तो राहुल गांधी को आप लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं कहोगे, क्योंकि कांग्रेस को जो है 1/10 सीटें नहीं मिली लोकसभा में। तो कोई भी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है वो गुलाम नबी आज़ाद है, ठीक है। अगली कमेटी लिखो भाई, एस्टीमेट कमेटी के बाद अगली कमेटी लिखो, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अगली कमेटी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या काम करती है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब होता है सरकारी कंपनी। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो सरकारी कंपनियों से रिलेटेड रिपोर्ट है, ठीक है। जो हमारा कैग जो है वो सरकारी कंपनियों की भी जो है ऑडिटिंग करता है। सरकारी कंपनियों ने जो पैसा खर्च किया वो ठीक किया या नहीं किया, इसकी भी ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। जो कैग की जो रिपोर्ट है जो सरकारी कंपनियों से रिलेटेड है उस रिपोर्ट को कौन डिस्कस करता है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। लिखो, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग डिस्कस दी रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इट डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इट डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। जो सरकारी कंपनियों से रिलेटेड कैग की रिपोर्ट है वो ये कमेटी डिस्कस करती है। इसके भी 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर इसके अंदर होते हैं और 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। फोर्थ है हमारा, एक चीज़ और लिख लो, एक क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा था कि इनमें से कौन कौन सी जो है कमेटी फाइनेंस से रिलेटेड है। एक एसएससी में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन कौन सी कमेटी फाइनेंस से रिलेटेड है। तो पहली जो हमने तीनों कमेटी डिस्कस करी हैं, तीनों की तीनों कमेटी फाइनेंस से रिलेटेड है। तो लिख लो 1, 2 एंड 3 आर रिलेटेड टू फाइनेंस। जो शुरुआत की तीनों हैं, तो क्वेश्चन में इसके ऑप्शन थे आपके कि तीनों कमेटी जो हमने डिस्कस की इनके नाम थे और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो तीनों की तीनों कमेटी फाइनेंस से रिलेटेड है। फोर्थ कमेटी हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज टोटल जो हैं 24 कमेटीज़ होती हैं। टोटल जो हैं 24 कमेटीज़ होती हैं हमारी पार्लियामेंट की। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ कितनी कमेटीज़ होती हैं? 24 कमेटीज़ होती हैं। हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक कमेटी होती है। जैसे हमने डिस्कस किया था, वुमेन से रिलेटेड अलग कमेटी, ठीक है, स्टील से रिलेटेड अलग कमेटी, और जो है वोटर से रिलेटेड अलग कमेटी होगी, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है अलग अलग कमेटीज होती हैं। तो टोटल कितनी होती हैं? 24 कमेटीज होती हैं, ठीक है। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया, जैसे बजट आ गया, बजट में जो है क्या होगी? स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हमने पढ़ा था। तो कोई भी जो है, मान लो कोई भी चीज़, कोई भी कानून आ गया, मतलब एग्रीकल्चर कानून है, तो एग्रीकल्चर कानून को जो है किसके पास भेज दिया जाएगा? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास भेज दिया जाएगा। भाई ये कानून जो है ये ठीक है नहीं है, इस पर कौन डिस्कस करेगी? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी डिस्कस करेगी, ठीक है, ठीक है भाई। इसी के साथ जो है हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी कंप्लीट हुआ। एक स्टार बना के एक चीज़ लिख लो, हमने लिखवाना भूल गया, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ब्रैकेट में लिख लो 108 आर्टिकल, आर्टिकल 108। आपका एग्जाम में पूछता है कि ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 108 में दिया गया है। तो हमारा एक जो है प्रावधान है कि कई बार क्या होता है भाई कि कोई कानून है
लोकसभा उसको पास कर देती है और राज्यसभा जो उसको नहीं पास करती है। ठीक है, इमेजिन करो कि कानून है वो लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, या इमेजिन करो कि लोकसभा ने पास कर दिया या राज्यसभा ने जो है कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, या इमेजिन करो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने जो है उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया और दोबारा फिर ये लोकसभा के पास आएगा, इसने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर जो है राज्यसभा किसी कानून को रिजेक्ट कर देती है या कोई भी 6 महीने तक कोई भी एक्शन नहीं लेती, या जो है राज्यसभा उसमें बदलाव कर देती है और लोकसभा उसको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, इस स्थिति में जो है दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुलाई जा सकती है, इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जा सकता है और जो है एक साथ बुला के और वोटिंग करवाई जाती है। ठीक है, दोनों को एक साथ बुलाया जाता है और वोटिंग करवाई जाती है। ठीक है, जो भी अगर जो है पास हो जाता है, अगर बहुमत मिल जाती है, मेजोरिटी मिल जाती है कानून को, तो कानून पास हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो दोनों सदनों के बीच में जो है वो तालमेल नहीं बन रहा है तो दोनों को जो है एक साथ बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये जो है याद रखना, इस जो है जो दोनों सदनों की बैठक होगी तो इसको हेड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। तो लिख लो, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो चेयर दी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयर दी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जो लोकसभा का स्पीकर है, जो लोकसभा और राज्यसभा एक साथ की बैठक होगी तो उसको चेयर कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? तो क्वेश्चन देखते हैं भाई जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एक पेज दे दो भाई मेरे को, नीला एकल वाला, पार्लियामेंट का। पीछे जो है ना एक दे दो मेरे को, जिसके पास मान लो 2 हैं, एक ही है आप लोगों के पास। ठीक है, देखो भाई, देखो वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट में आओ भाई। ठीक है, तो जो भी भाई एक चीज़, जो भी आपका हमारी क्लास होगी, जैसे अभी आपका पार्लियामेंट चल रहा है, चाहे वो क्लास पॉलिटी की है, चाहे ज्योग्राफी की है, चाहे हिस्ट्री की है, चाहे आपका करंट अफेयर है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आपकी साइंस है। ठीक है, तो कोई भी आपकी क्लास होगी तो एक इस तरह का हैंड आउट आपको मिलेगा। ठीक है, ये मैंने एक किताब लिखी हुई है, इसमें 5000 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें जैसे आपका राकेश यादव किताब है, उसमें दिक्कत क्या है कि राकेश यादव के अंदर आपका एक पैटर्न के तहत क्वेश्चन नहीं दिए हुए। कोई क्वेश्चन शुरू में, पीछे वाला क्वेश्चन है वो शुरू में आगे डाल दिया, और सेक्शन और सब सेक्शन में भी डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो जैसे उसके अंदर राकेश यादव में आप देखोगे तो उसमें केवल पार्लियामेंट मिलेगा, उसमें पार्लियामेंट को हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये जो भी आप क्लास करोगे तो शुरुआत में आपको हैंड आउट हर क्लास में मिलेगा। ठीक है, जिससे आपको जो है क्लास के बाद पता लग सके भी जो हमने क्लास में किया वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेनिफिट है। ठीक, तो एक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सिंपल, साइंटिफिक, इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो रिजल्ट जो है हमको पढ़ने के बाद हमको एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है या एचएसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है। हम कोई जो है मज़े के लिए नहीं पढ़ रहा, कोई भी, सब किसके लिए पढ़ रहे हैं? एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो भाई अगर आप मान लो आपका क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, इमेजिन करो कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा दूँ कि आपका जो है क्वेश्चन उसमें से आए नहीं, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उतना हम पढ़ेंगे कि हमारा हर एक क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हो सके। ठीक है, तो ये हम जो है हर एक क्लास में करेंगे। आपके हैंडआउट्स जो हैं आपके ये हर क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद मनी बिल? मनी बिल से रिलेटेड जो है वो कौन सा आपका अनुच्छेद है? मनी बिल से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 130 है, 110 है, 120 है या आर्टिकल 100 है? कौन सा है? आर्टिकल 110 है। ये जो है आपका CAPF 2016 में पूछा गया, SSC CAPF 2016 में पूछा गया। फिर है विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा? कौन सा कानून राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकता? पहला है संविधान संशोधन कानून, दूसरा है ऑर्डिनरी बिल सामान्य कानून, तीसरा है फंडामेंटल बिल, या चौथा है मनी बिल। कौन सा राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकता भाई बताओ? मनी बिल जो है वो राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकता। हमने डिस्कस किया था मनी बिल कहाँ पे ओरिजिनेट हो सकता है? केवल और केवल लोकसभा में ओरिजिनेट हो सकता है। ये जो है आपका SSC CHSL एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है
व्हाट इज द कोरम टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ लोकसभा, लोकसभा को चलाने के लिए कितना कोरम होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई, 1/10 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम 2009 में पूछा गया है। फिर है व्हाट इज द मैक्सिमम गैप पीरियड बिटवीन द 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 सेशन में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, कितना गैप हो सकता है भाई, 6 महीने का गैप हो सकता है, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। ये CGL एग्ज़ाम 2000 में और 2004 में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं वो प्रेजाइड द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सीटिंग होती है उसको कौन प्रेजाइड करता है भाई, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेजाइड करता है। ये SSC मैट्रिक लेवल 2002 में पूछा गया है। फिर है इंडियन पार्लियामेंट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग एनी लॉ फॉर एनी स्टेट, भारतीय पार्लियामेंट जो है, भारतीय संसद जो है किसी भी स्टेट पे कब कानून बना सकती है। ठीक है, ऐसा है कि हमारा स्टेट के सब्जेक्ट डिवाइड है और सेंटर के सब्जेक्ट डिवाइड है संविधान के अंदर। जैसे आपका सेंटर जो है वो रेलवे पे कानून बना सकता है, फॉरेन पॉलिसी पे कानून बना सकता है। ठीक है, लैंड किसका सब्जेक्ट है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है। लैंड पे कौन कानून बनाएगा, स्टेट बनाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट नहीं बनाएगी। ठीक है, तो इसने कहा है कि भारतीय संसद जो है किन परिस्थितियों में जो है वो स्टेट पे भी कानून बनाएगी। पहला ऑप्शन है अगर अनुच्छेद 252 के तहत जो है देश में नेशनल इमरजेंसी लगी होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर रिक्वेस्ट करें तब जो है संसद जो है स्टेट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। तीसरा ऑप्शन है कि अगर राष्ट्रपति जो है संसद को ऐसा करने के लिए कहें। और चौथा ऑप्शन है A और B दोनों। क्या होगा इसका आंसर, A और B दोनों। अगर देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी है आर्टिकल 252 के तहत और 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जो है रिक्वेस्ट करते हैं तो दोनों परिस्थितियों में जो है हमारी जो संसद जो है वो स्टेट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये सेक्शन ऑफिसर 2007 में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है इन इंडियन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, भारतीय संसद प्रणाली में 0 आवर का मतलब क्या होता है। टाइम बिफोर क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर से पहले का टाइम, फर्स्ट आवर दो सेशन, सेशन का पहला टाइम घंटा, या टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, जो समय क्वेश्चन आवर के एकदम बाद आता है, या एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिविलेज मोशन। तो क्या आंसर होगा भाई, सी आंसर होगा। जो क्वेश्चन आवर के बाद जो अगला घंटा होता है उसको क्या बोलते हैं, 0 आवर बोलते हैं। ये CHSL 2010 में और स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन पार्लियामेंट, संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड इनमें से क्या ठीक है। ठीक है, पहला है कि इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान में मेंशन नहीं है। तो बताओ भाई मेंशन है या नहीं है संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन, मेंशन है, मेंशन है संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन। दूसरा है कि गैप बिटवीन द 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड बी 6 मंथ, 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में कम से कम 6 महीने का समय जरूर होना चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है। फिर है इट शुड बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ द हाउस, शुरुआत में 100 मेंबर का सिग्नेचर हमको चाहिए, कितने का चाहिए, 50 का चाहिए। चौथा ऑप्शन है इट कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा, ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, आंसर क्या होगा इसका, 2 एंड 1 गलत है और इस जो है 2 ठीक है, 3 जो है गलत है और क्या ठीक है, 4 ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, 2 एंड 4। इसका आंसर क्या होगा, A इसका आंसर होगा। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, ए मोशन मूव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मोशन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लाया जाता है, व्हेन ही फील्स ए मिनिस्टर हैज कमिटेड ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस इज कॉल्ड, ये हमने करवाया नहीं। जब किसी जैसे स्मृति ईरानी जो थी, स्मृति ईरानी की डिग्री से रिलेटेड हाउस में एक बार क्वेश्चन उठा था कि स्मृति ईरानी उस टाइम जो है एजुकेशन मिनिस्टर थी, अभी तो आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, ठीक है, उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर थी और ये आरोप लगा था कि स्मृति ईरानी की डिग्री जो है वो फेक है। ठीक है, तो स्मृति ईरानी के खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन लाया गया था। जब कोई भी मंत्री झूठ बोलता है, ठीक है, मान लो मंत्री ने कोई क्वेश्चन पूछा सदन में क्वेश्चन आवर के दौरान और मिनिस्टर ने झूठ बोल दिया, तो मिनिस्टर के खिलाफ क्या लाया जाता है, प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। ठीक है, तो प्रिविलेज मोशन लाना जो एक मिनिस्टर का एक अपमान होता है। ठीक है, तो प्रिविलेज मोशन जो है जब मान लो जो है जब सदन को लगा कि मिनिस्टर ने जो है अपनी प्रिविलेज का जो है वो एक गलत इस्तेमाल किया है, तो किस तरह का मोशन लाया जाता है, प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा इसका आंसर।
फिर हम बात करते हैं 10th हम क्वेश्चन हम देखते हैं, ए मोशन दैट सीक टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट टू ₹1। एक अगर ऐसा मोशन लाया जाए जिसमें जो गवर्नमेंट ने जो डिमांड रखी है उसको कम करके ₹1 कर दिया जाए, वो किस तरह का जो मोशन होगा, किस तरह का मोशन होगा, वो पॉलिसी कट मोशन होगा। तो पता लगा भाई किस तरह के से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगला फिर हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट। इनमें से कौन कौन सी जो है वो पार्लियामेंट की फाइनेंशियल कमेटीज हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इनमें से कौन सी जो है संविधान जो है पार्लियामेंट की फाइनेंशियल कमेटी है, बताओ भाई। तीनों हैं, तो क्या आंसर होगा इसका, इसका डी इसका आंसर होगा। अगला हम देखते हैं, कमेटी विच एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करती है उस कमेटी का क्या नाम है, क्या नाम भाई, जो कमेटी कैग की ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। एस्टीमेट कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी या नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2009 में पूछा गया है। फिर है चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडियन पार्लियामेंट। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन होता है भाई, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है। लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है भाई, एस्टीमेट कमेटी जो है वो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स ए स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। कौन से जो है प्रोविजन के लिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। देखो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 की बहुमत, याद रखना। जहाँ भी स्पेशल मेजोरिटी आ जाए तो इसका मतलब क्या है, 2/3 की बहुमत। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, 51% की मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी 51% की, और जो है 2/3 की क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। एक तरह की मेजोरिटी होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है कि नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है कि सदन में इमेजिन करो अगर 500 मेंबर हैं तो उस टाइम जो है 250 से ज़्यादा मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, और उन 250 का जो है मेजोरिटी, ठीक है। जो सदन की टोटल स्ट्रेंथ है उसमें उसके जो है आधे जो मेंबर हैं उनकी जो है 51% मेजोरिटी, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको रुको। नहीं 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट तो कंट्रोल कर सकते हो भाई, हैं सचिन, क्या सन्नी 1 मिनट कर सकते हो कंट्रोल, ठीक है। देखो भाई 3 तरह की मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और आपका जो है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। कई कानून हैं उनको सिंपल मेजोरिटी चाहिए पास होने के लिए, कई तरह के कानून हैं जिनको पास होने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, और कई तरह के कानून हैं जिनको पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। इमेजिन करो कि सदन में लोकसभा के अंदर जो है, लोकसभा की में 100 मेंबर बैठे हैं। इमेजिन करो लोकसभा में 100 भी नहीं, आप इमेजिन करो कि 80 बैठे हैं, 80 बैठे हैं। इमेजिन करो उस टाइम पे जो है जब सदन चल रहा है तो 80 मेंबर, करीब करीब 50 मेंबर की कोरम होती है लोकसभा में, 50 मेंबर बैठे हैं तो सदन चलेगा, ठीक है। तो 80 मेंबर बैठे हैं तो 80 की मेजोरिटी क्या होगी, 80 की मेजोरिटी क्या होगी, 41। अगर मान लो कोई कानून है 41 ने उसमें हाँ कर दी तो ये किस तरह की मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। कोई कानून पास करवाना है और उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, इसका मतलब क्या है, सदन में जितने मेंबर बैठे हैं उसकी मेजोरिटी, ठीक है। सदन में जितने मेंबर बैठे हैं उसकी मेजोरिटी, ठीक है। तो वो क्या किस तरह की मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी। आगे देखो भाई, पीछे नहीं, आगे देखो, सदन में जितने मेंबर बैठे हैं उनकी मेजोरिटी क्या होगी, सिंपल मेजोरिटी होगी। मतलब सदन में 80 बैठे हैं तो 80 की मेजोरिटी है 41, किस तरह की मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है कि इमेजिन करो कि सदन के अंदर जो है 540 मेंबर हैं, इमेजिन करो 500 मेंबर सदन के अंदर, टोटल जो मेंबर हैं वो 40 हैं, टोटल कितने हैं, 500 मेंबर हैं, टोटल कितने हैं 500 मेंबर। तो 500 की जो है का जो मेजोरिटी कितनी होती है, 251 होती है, ठीक है। 500 की कितनी होती है, 251 होती है, ठीक।
तो 251 किसी कानून को पास करने के लिए जिसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, जिस कानून को पास करने के लिए उसमें कितने मेंबर की सहमति होनी चाहिए? 251 मेंबर की सहमति होनी चाहिए। किस तरह की मेजोरिटी होगी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी में जो है 2/3 की बहुमत चाहिए होती है। अगर जो है 2/3 मेंबर्स ने अगर हाँ कह दिया तो वो किस तरह की मेजोरिटी है? स्पेशल मेजोरिटी है। ठीक है भाई। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड ए स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, किस तरह के कानून में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए? पहला है मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए, फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए, नए स्टेट के निर्माण के लिए। फिर है दूसरा है एबोल्यूशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी स्टेट में विधान परिषद को ख़त्म करने के लिए। डी है पार्लियामेंट के रूल एंड प्रोसीजर को बदलने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर पार्लियामेंट नया स्टेट का निर्माण करती है तो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। अगर मान लो हरियाणा को हटाना है या पंजाब को डिलीट करना है या किसी नए स्टेट का निर्माण करना है तो ये एक सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। इसके लिए कोई जो है एब्सोल्यूट या स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। अगर किसी स्टेट के अंदर विधान परिषद को ख़त्म करना है तो इसको भी जो सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। ठीक है, रूल एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट के लिए कोई भी जो है आपको कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है बिना कानून के ही जो है जो चेयरमैन या स्पीकर ऑफ लोकसभा इसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट में बदलाव करने के लिए एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर?